हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और यह क्लास 1 to 5 वाले के लिए काफ़ी उपयोगी है। और मैं आज आपको सीडीपी का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है और यह आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि चौमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। बताइए आपका कौन सा आंसर राइट जाएगा। संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, समाज पर। बताइए आपका कौन सा आंसर राइट होगा। सोचिए आप। तो आपका आंसर क्या होगा? भाषा पर, क्योंकि चौमस्की का विकास सिद्धांत किस पर आधारित था? भाषा पर। क्योंकि चौमस्की ने कहा था ना कि बच्चे के दिमाग में एलईडी रहता है और यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र रहता है। तो भाषा के बारे में तो चौमस्की ने कहा था ना। तो आपका एक का आंसर कौन राइट जाएगा? 2 राइट जाएगा। ठीक है। अब आइए 2 नंबर। देखिए, आपको स्क्रीन पर 2 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है। दूसरा देखिए क्या दिख रहा है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। बताइए फ्रेंड्स, आपका कौन सा राइट जाएगा। देखिए, सृजनात्मक बालक है जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, तो इसमें कौन सा आपका राइट जाएगा? बताइए। तो आपका राइट जाएगा 3 नंबर का, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। ये जो सृजनात्मक बालक है जिसका आईक्यू लेवल गजब का होता है, ये हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो सृजनात्मक बालक आपका प्रतिभाशाली गिफ्टेड स्टूडेंट होता है और यह हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो आपका राइट 3 जाएगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व भिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वाटसन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बीने ने, उंट ने। बोलिए कौन आपका राइट जाएगा? बताइए। तो आपका राइट जाएगा 2 नंबर का, फ्रांसिस गाल्टन। क्योंकि गाल्टन ने क्या कहा था, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा कि व्यक्ति में जो भिन्नता होती है ना, वो उसमें आनुवंशिकता की, हेरिडिटी की अहम भूमिका होती है। तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो गाल्टन वैज्ञानिक था, इसने कहा कि मनुष्य में जो भिन्नता होती है उसमें उसका आनुवंशिकता का अहम रोल है, सबसे अधिक रोल है। ये बात आपका गाल्टन ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह डॉट डॉट कहलाता है। क्या होगा? उष्मायन चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण, चरण चतुर्थ। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आपका राइट जाएगा? बताइए। सृजनात्मक विचार की प्रक्रिया है ना, जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है, तो पूर्वोत्तर चरण तो होगा ही नहीं, अलगाववादी भी नहीं होगा, आगे बढ़ रहा है ना, तो आपका उष्मायन चरण होगा। आपका 4 का 1 राइट जाएगा। अब आइए 5 पर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा ना स्क्रीन पर, एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? आपको बताना आपका कौन सा राइट जाएगा। एक बालक के विकास सिद्धांत की समझ एक टीचर को कैसे हेल्प करता है? बताइए। 1 नंबर में आपका छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, कि सीखने के अनुसार छात्र को पढ़ाने में। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा? बताइए। देखिए क्वेश्चन समझिए गाइज कि एक बालक के विकास का सिद्धांत की समझ एक शिक्षक को कैसे हेल्प करेगा। तो देखिए
आपका एक नंबर में है छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान। ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है भाई। छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचान कर क्या करेगा, अमीर है कि गरीब, कोई रोल नहीं। देखिए 3 और 4 में आपको कंफ्यूज करेगा, इस जगह ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपको सीटेट में समझ पर आधारित देगा, रट्टा रुट्टी से काम चलेगा नहीं। खूब समझ विकसित कीजिए। तो देखिए आपका आंसर 4 नंबर राइट जाएगा गाइज। क्यों जाएगा समझिए, 5 का 4, क्योंकि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, क्योंकि बालक के विकास सिद्धांत को जब टीचर समझ लेगा तो सीखने के अनुसार छात्र को पढ़ाने में, ये नहीं। देखिए 3 नंबर में है यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। ये किस तरह नहीं, सीखने के अनुसार। एक बच्चा किस तरह से सीखेगा उस तरह छात्र को आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि आपने बाल विकास सिद्धांत उसका पढ़ा है, उसके लर्निंग के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। तो 5 का आपका राइट, 4 जाएगा। अब देखिए आपका 6 नंबर स्क्रीन पर है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध क्या है। समझिए 6 नंबर, बताइए कौन सा होगा। कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है बाल अपराधी का प्रवृत्ति, एक बच्चे जो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, सामाजिक अपराध को समझने के लिए अनेक उपाय का प्रयोग किया, किंतु इन समस्या का नियंत्रण का संदर्भ, इसमें किस प्रकृति का संदर्भ बताइए आपका कौन होगा। 1 नंबर में है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलू से, शैक्षणिक वातावरण से, कानून सम्मत निर्णयों से। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। तो आपका राइट जाएगा मनोवैज्ञानिक पहलू से, क्योंकि देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक है ना, देखिए नैतिक और धार्मिक धारणा से रिलेटेड है नहीं, शैक्षिक वातावरण से भी रिलेटेड नहीं है, कानून समस्त निर्णयों से नहीं है, चूंकि यहाँ हो जाएगा मनोवैज्ञानिक पहलू से, क्योंकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक है ना, तो यहाँ मनोवैज्ञानिक पहलू से है। और देखिए बाल अपराधी, बच्चा अपराधी बन जाता, अपराध जो करता है, इसका सीधा संबंध मनोविज्ञान से है। आपका 6 का राइट, 2 जाएगा। अब हम 7 पर आते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 7 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में क्या आवश्यक है। गाइज आपको बताना है, स्कूल और समुदाय के बीच अच्छा संबंध रहे, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। 1 नंबर आपको देखिए क्या है, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों को का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। उपरोक्त में सभी बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। तो आपका देखिए चारों ऑप्शन राइट, चारों ऑप्शन सही दे रहा है, क्योंकि 1 नंबर में देखिए समय समय पर स्कूल की प्रगति और गतिविधि की जानकारी समुदाय को देते रहना है। देखिए स्कूल और समुदाय के बीच रिलेटेड हो रहा है, संबंध हो रहा है, अच्छी बात है। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग देना, ये भी अच्छी बात है, आवश्यक है। शिक्षक और अभिभावक में एक संपर्क रहना चाहिए निरंतर हमेशा, ये भी सही है। इसलिए आपका उपरोक्त में सभी जाएगा, 7 का 4 राइट होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 8 नंबर दिख रहा है ना, वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए, लगाइए आप। स्वर समंजन, ट्यूनिंग, व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, ट्यूटरिंग, पेंडुलम समस्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बताइए गाइज कौन सा आपका राइट जाएगा, बताइए। तो आपका राइट जाएगा 4 नंबर। वाइगोस्की का अवधारणा में स्वर समंजन ट्यूनिंग तो होगा ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से पढ़ा ट्यूटरिंग ये होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए वाइगोस्की का सीधा संबंध सामाजिक विकास सिद्धांत से है ना। पेंडुलम समस्या भी नहीं होगा, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका 8 का राइट जाएगा, 4 नंबर। अब आइए 9 पर, आपको स्क्रीन पर 9 नंबर दिख रहा है ना। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियम को क्या कहेंगे, बताइए। संरचनात्मक अर्थ विज्ञान, उपस्वन, वाक्य विन्यास, स्वनिम। बताइए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाइए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वाक्य विन्यास। क्यों? क्योंकि शब्द को वाक्य में ढालता है, और जब वाक्य में ढालता है तो क्या होता है, वाक्य विन्यास बनता है। क्योंकि शब्द को
मिलाने से सार्थक अर्थ पैदा करना है। इसमें वाक्य को सिस्टम में, शब्द को सिस्टम में लिखना पड़ेगा, और जब सिस्टम में हो तो विन्यास कहलाता है, इसलिए वाक्य विन्यास होगा। गाइस 9 का 3 राइट जाएगा। अब हम आते हैं 10 नंबर पर। बताइए, वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र जेपीडी क्या होगा? बालक के वास्तविक क्षमता स्तर पर कार्यकारी विकास स्तर का योगफल होगा, कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर पर कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर होगा, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तक कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल होगा, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात होगा। बताइए आपका जेपीडी के लिए कौन सा सही होगा? बताइए। तो आपका आंसर 2 नंबर राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर ही जेपीडी है। जैसे आप सीटेट एग्जाम में 90 नंबर ला रहे हैं या लाने का आपको क्षमता है, लेकिन आप किसी टीचर से पढ़कर या अच्छा ढंग से तैयारी करके 150 नंबर ला रहे हैं, तो ये आपका जो वास्तविक क्षमता है, यानी 90 और 150 का जो अंतर है, यही आपका जेपीडी है। तो आपका अंतर वाला हो जाएगा, क्योंकि योगफल वाला होगा नहीं, गुणा वाला होगा नहीं, अनुपात वाला होगा नहीं, अंतर वाला होगा। तो 10 का 2 राइट जाएगा। अब 11 पर आइए। 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशों के बीच डॉट डॉट के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या होगा? अंतर नहीं, भिन्नता बिल्कुल नहीं, आवश्यकता। तो आपका संबंध सही हो जाएगा। ठीक है। अब 12 पर बढ़िए। देखिए 12 में क्या कहता है आपका? 12 में क्या कह रहा है भाई? कि बालक समस्या को समझने के बाद, बालक समस्या को समझ लेता है, फिर उस तथ्यों को जमा करता है और उस समस्या के कारण को खोजने में उसको सहायता देता है। तो इस तत्वों के संकलन में बालक में पैदा होता है क्या? अभिप्रेरणा, चिंतन, विश्लेषण, भाषा विकास। बढ़ाओ क्या होगा? आपका राइट जाएगा क्या? चिंतन। क्योंकि बालक क्या कर रहा है? समस्या को खोजने में जो सहायता पड़ता है, बालक समस्या को खोज रहा है, खोजेगा तो चिंतन करेगा तब ना खोजेगा। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर पे आइए आप। बताइए आपका कौन सा राइट होगा? कि डॉट डॉट किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है और कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या होगा? अभिवृत्ति होगा, समस्या समाधान होगा, अभिप्रेरणा होगा, कल्पना होगा। देखिए आपका राइट 2 हो जाएगा। समस्या समाधान। क्यों? समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया। समस्या समाधान जो है किसी लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा डालती प्रति कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया। जब आप समस्या समाधान कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लीजिएगा, तो कठिनाई पर विजय पाने की प्रक्रिया है ना। आपका 13 का 2 राइट जाएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 14 नंबर का सवाल दिख रहा है ना, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य तर्क का मूल्यांकन करता? बताइए। बहुत ही इजी है। देखिए आपका आंसर कौन होगा? आपका आंसर राइट 2 जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए क्योंकि बालक जो है वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थिति का सहारा लिए बिना, वास्तविक संसार का सहारा लिए बिना ही वह शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन करता है। यानी ये तो सेंसरी मोटर स्टेज है ना। इसमें बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगा, अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, 5 ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग करके वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो 14 का 2 राइट जाएगा। अब आते हैं हम 15 पर। देखिए 15 का क्या होगा? समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में सामान्यीकरण में निहितार्थ है। समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में सामान्यीकरण क्या होगा? प्रतिभाशाली और समन्वय बालक के कार्य को सीखने में अलग अलग। चलो ये छट गया। देखिए प्रतिभाशालीता समान बालकों के कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण, समान व्यवस्था रखना होगा। कि प्रतिभाशालीता समान बालक की सीमा का निर्धारण करना, असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण और व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। ये 4 नंबर में दूर रख रहा है, छटा गया। प्रतिभाशालीता समान बालकों की सीमा का निर्धारण कर रहा है, ये भी छटा गया। तो देखिए 15 का आपका राइट 2 नंबर जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली और समान बालक के कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण की व्यवस्था कर, समान यानी प्रतिभाशाली और समान बालक को एक तरह से मिला रहा है। तो समावेशी शिक्षा के लिए 2 आपका राइट जाएगा।
15 का आपका क्या होगा 2 होगा। अब आते हैं हम 16 नंबर पर। स्क्रीन पर आपको 16 नंबर दिख रहा है। 16 नंबर में बोलिए क्या होगा। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है। चरम उत्कर्ष पर बताइए। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में। आपका आंसर राइट जाएगा 4 नंबर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है चरम उत्कर्ष पर होता है, चरम उत्कर्ष लास्ट, तो प्रौढ़ावस्था में हो जाएगा। वृद्धावस्था को तो मार ही दीजिए गोली, बूढ़ा को तो याद होता नहीं रहता, वो तो उम्र छोड़िए। यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में आपका चरम उत्कर्ष हो जाएगा मानसिक क्रिया का प्रौढ़ावस्था। अब आपको 17 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। कौन इसमें क्रिटिसाइज कर रहा है। बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि के विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। बताइए गाइज आपका क्या होगा। तो आपका राइट जाएगा 2 नंबर, क्योंकि बुद्धि का जो विभिन्न कारक है वह छात्र को अपनी क्षमता खोजने में सहायता करता है। ये आलोचना हुआ है कि विभिन्न कारक जो है वो छात्र को अपनी क्षमता खोजने में, उसका अपना अपना क्षमता है और विभिन्न कारक कैसे मदद करेगा, ये आलोचना हुआ है। 17 का 2 हो जाएगा आपका। 18 में बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। दिव्यांग बालक को हम क्या कहेंगे। जिसकी बुद्धि समान से कम हो, जिसकी बुद्धि समान से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाता हो, शारीरिक दोष रखता हो। तो दिव्यांग बालक क्या रहा है, तो शारीरिक दोष तो जाएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 18 का 4 जाएगा। अब आइए 19 पर। आपके स्क्रीन पर 19 नंबर दिख रहा है ना। 19 नंबर में है कि एक स्कूल से भागने वाला बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोग विधि कौन है। सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि। आपका राइट कौन जाएगा गाइस फ्रेंड्स बताओ। आपका जाएगा 19 का 3 केस स्टडी विधि, क्योंकि स्कूल से भागने वाला बालक का अध्ययन कर क्यों भाग रहा है तो केस स्टडी करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बताइए आपका राइट कौन जाएगा। कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता है, जलता है। क्यों? क्योंकि माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करता था, भाई छोटा था, उसे चीजों को बांटने का डर रहता है। भाई को माता पिता का ध्यान की आवश्यकता थी। बताइए आपका राइट कौन जाएगा। तो आपका राइट जाएगा 3 नंबर, क्योंकि एक बालक अपने छोटे भाई से जल रहा, ईर्ष्या कर रहा, इसलिए क्योंकि उसको चीज बांटने का डर है। ठीक है, अब हम आते हैं 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। नहीं है बताना है। खेलों का प्रशिक्षण, खेल तो मनोविज्ञान से है। सीखने की प्रक्रिया, ये भी मनोविज्ञान से है। व्यक्तित्व विस्थापन, ये भी मनोविज्ञान से। लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन, कोई इसका मूल्यांकन जो करता है, इसका मनोविज्ञान का ये एरिया नहीं है। तो 21 का आपका 2 राइट जाएगा। अब 22 पर आइए। शिशु के संवेग होते हैं। शिशु जो है उसका संवेग रहता है, क्या होगा, स्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, स्थिर और स्पष्ट। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक शिशु है, इन्फेंसी में अवस्था में है, 0 से 2 साल वाला है, तो इसमें संवेग क्या होगा, अस्थिर और अस्पष्ट। सब चीज अस्थिर होगा इन्फेंसी में। वो क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना, अस्थिर और अस्पष्ट रहता है। तो 22 का आपका 3 राइट जाएगा। अब आइए 23 पर। आपकी एक कक्षा का एक विद्यार्थी 3 गुना 3 को 3 + 3 समझता है। वह किस प्रकार से पीड़ित है बताइए। डिस्पेक्सिया से है, डिस्कैल्कुलिया से है, डिसलेक्सिया से है, ऑब्जिया से। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए डिस्कैल्कुलिया होगा, यहाँ कैलकुलेशन है, मैथ का संबंध है ना। यहाँ 3 गुना 3 और 3 + 3, तो ये मैथ का विकार है ना, मैथ संबंधी विकार है, तो वो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। कैलकुलेशन का संबंध है। ठीक है, तो 22 का आपका 2 राइट जाएगा। 23 का आपका 2 राइट जाएगा गाइस, 23 का 2 जाएगा। तो आपका 23 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 3 और 3 गुना 3 को ये 3 + 3 समझ रहा है ना, तो इसको क्या है, डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। 23 का आपका 2 जाएगा। आप 24 पर आइए। 24 नंबर में देखिए आपको क्या कह रहा है। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण होता है बताइए। मौलिकता का गुण किसमें होगा, सृजनशील बालक में, प्रतिभावान बालक में, पिछड़े बालक में, मंदबुद्धि बालक में। तो मौलिकता का गुण हो जाएगा सृजनशील बालक में। आपका 24 का 1 राइट जाएगा। ठीक है, 25 नंबर पर आइए। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण की अधिगम, यह कथन किसका, स्किनर का है, गेट्सवन का, कॉनबेक का कि वुडवर्थ का। बताइए 25 नंबर का आपका आंसर कौन सा राइट जाएगा। 25 का राइट आपका जाएगा
2 नंबर, क्योंकि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा हम व्यवहार को जो बदलते हैं यही अधिगम है। ये गेट्स 1 का, ये गेट्स का कहना है। 25 का 2 आपका राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 26 नंबर दिख रहा है, बताइए 26 नंबर का कौन सा राइट जाएगा। परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है, रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। बताइए कौन होगा। पारंपरिक शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि उसे क्या करना पड़ता है। पारंपरिक शिक्षा जो परंपरागत पुराना ढर्रा का जो शिक्षा है उसमें बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि बच्चा रटता है। आपका 1 जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर 27 नंबर है, बताइए क्या होगा। बच्चों में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देने से 1, 2, 3। बताइए आपका 27 नंबर का फ्रेंड्स कौन सा होगा। बच्चे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं जब वे स्वयं कार्य करेंगे। 27 का 1 जाएगा। 28 पर आ जाओ। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है। बुद्धि का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पड़ोस का प्रभाव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा। चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा जगह है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसमें चरित्र और नैतिक मूल्य भी आ जाएगा, इसलिए 28 का ऑप्शन आपका 2 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 29 नंबर दिख रहा है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा, शिकायत कौन सा होगा। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा बालक की गलतियों के साथ साथ दूसरे कारक को दोषी ठहराना। सही, सब तो सही दिख रहा है भाई। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। इसमें अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग करोगे तो निंदा से पूर्व छात्रों में सकारात्मक प्रयास का पहचान कीजिए। सही बात है। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारक को भी दोषी ठहराना, ये भी सही बात है। अपमानजनक भाषा के जगह पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करो, निंदा भी करो, अच्छी भाषा। तो ये अभिप्रेरणा तकनीक है, ये आपका उपरोक्त में सभी हो जाएगा गाइस। 29 का 4 नंबर। अब बताइए आपका लास्ट क्वेश्चन, बता दीजिए आपका कौन सा सही होगा। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को क्या करता है। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। सूचनाओं को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। विभिन्न व्यवहारों पर उनके द्वारा अनुकरण की भूमिका केंद्र करता है। बताइए कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद, आपका आंसर 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से रचनावाद है ना शिक्षार्थी, तो दुनिया के अपना दृष्टिकोण निर्मित करेगा। जहाँ निर्मित की बात आए, जहाँ निर्माण की बात आए, मेक की बात आए, मेकर की बात आए, ये रचनावाद में आ जाता है। क्योंकि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना, ये निर्मित करना रचनावाद में आ जाएगा। और आपका 30 का 1 राइट जाएगा। आई होप गाइस आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बड़ा ही भाया होगा और यह आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। यही पैटर्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों 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 धन्यवाद।